माननीय सभासद, माननीय सभापति जी। Question 106. Yes. Question 106. Yes. Relating to the question hour. Please allow the question hour to proceed. Had raised this matter that this is a serious issue concerning India's security, India's integrity, these developments which are taking place. My understanding and is therefore that we the want to government know is making a statement. whether the government, the BJP, endorses what is happening. Why this is happening? Sharma Sahab, my understanding is understanding which we are not सुन लीजिए। aware? Is there some understanding which only the Prime Minister is privy to because he had शर्मा जी and that is समझ what we गया हम want आपकी to बात। know. It's very important, आप sir. इनकी बात Unless सुन and लीजिए। until that is taken up, this house cannot discuss आप any other सिर्फ matter. सुनाएंगे कि सुनेंगे भी? जी, yes, sir. सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस विषय को सुबह उठाया है उस पर नेता सदन ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जो कुछ भी हुआ है उससे हम सहमत नहीं हैं। विस्तार से स्टेटमेंट गृह मंत्री जी आपके क्वेश्चन आवर के बाद सदन में रखेंगे और उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें किसी भी जो चिंताएं आपकी हैं वो पूरी होंगी। One minute, please. 1 minute. 1 minute. चेयरमैन सर, सर जी बताइए। चेयरमैन सर, ये बात जो है वो आनंद शर्मा जी ने उठाई थी, फिर 4 लोग अपोजिशन के बोले, बात उठते रही और हमारे सब लोगों की मंशा थी कि पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बुलाना चाह रहे थे, लेकिन हमकी सलाह यह है कि होम मिनिस्टर को तत्काल आकर के यहाँ बयान देना चाहिए। ये स्टेलमेट जो बना हुआ है इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि इस विषय पे जो बाकी और लोग छूट गए हैं, सीपीएम के लोग इस पर नहीं बोल पाए, एनसीपी के लोग नहीं बोल पाए, सीपीआई के लोग नहीं बोल पाए, तो ये नहीं बोल पाए, इसलिए जो सदन की कार्रवाई है वो इस तरह से बिखर गई। और निश्चित तौर पर जो त्यागी जी ने उठाया है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है, उसे आप बाद में ले सकते हैं, यानी वो कोई कम नहीं है इससे, वो उतना ही महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हम लोगों के बीच में। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ये इतनी गड़बड़ में हो गया तो जो बाकी बचे यदि मान लो बोल लें तो क्या सी सदन भी चल जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन अगर आप चला सकते हैं। नहीं शरद जी, सिर्फ ये है कि अब चूंकि खबर आई है कि गृह मंत्री जी बोलेंगे, उनको सुन लें, उसके बाद जो मेंबर्स का वो होगा वो अपने सवाल। लोग रह गए हैं, कौन जो लोग नहीं बोल पाए हैं, सीपीएम के लोग नहीं बोल पाए, एनसीपी के लोग नहीं बोल पाए, ये एडीएम के लोग नहीं बोल पाए, बाकी लोग नहीं बोल पाए। देखिए कोई डिबेट तो था नहीं, हम लोग 2-3-4 लोग तो बोल पाए, लेकिन बाकी लोग जो है वो सदन में जो गड़बड़ हुई है उसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, यदि उसका समाधान हो जाए तो ये बाकी लोग बचे हुए यदि बोल दें। सर ये 267 जो है वो कोई चेयर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, फिर भी चर्चा हो रही है, उस पर गृह मंत्री जी जो है उस पर रिप्लाई करेंगे। एक बात मानिए, श्रीलंका के फिशरमैन का इशू उससे भी महत्वपूर्ण है, उसमें माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यहाँ बैठी हुई है और वो जवाब देना चाहती हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। शरद जी क्लैरिफिकेशन जवाब देंगे के स्टेज पे बाकी लोग बोल सकते हैं। Sir, you allow other parties also to express their views. No. It is a serious issue. Raja ji, we have reached a stage when the government has intimated that they are making a statement. There would be the usual clarifications after the statement. Sir, the issue raised by Deputy Leader of Congress, Anand Sharma ji, is very important. Actually it reflects the opportunist stand of BJP. Then we want to know the stand of the government on this issue, when all parties should participate. You will get a chance after the statement is made to express your views on this statement. Then the minister should come now itself, sir. The minister should come now itself, sir. Yes, he is making a statement in the other house. When the minister should come and give a reply now itself. He is making a statement in the other house.
He cannot be in both houses Because it is right in simultaneously. the- in Let this us house. get on with listed business and at 1 o'clock take up the statement. Sir, Chairman, sir, Chairman, sir. Give the statement. Two, What time you will sir, give the sir, statement? sir, Chairman, sir, two issues have been raised, sir. One is the situation in Jammu and Kashmir. The other one, the Indian fishermen being attacked by Sri Lankan army. These two issues have been raised. These are all very important issues, sensitive issues. We can have As far as- statements on sir, both subjects. Sir, as far as Jammu and Kashmir is concerned, we know it is a very sensitive state, very strategic state. The situation is getting worse there, and we are told there is a common minimum program for the government, No, which no, we is know a that. BJP, PDP government. Whether this common minimum program No, no, that's approves another matter. what the state government All has been that you doing bring there, up when you the seek House should know. clarifications. And Prime Minister must come and explain. Mr. Raja, please, when you seek clarifications, आपके माध्यम से सरकार से मेरी विनती है। मैं सुनिए, यही कह रहा हूँ। खन्ना जी बैठ जाइए। चेयरमैन जी, साहब, शरद जी। मैं आपके माध्यम से जो ट्रेजरी बेंचेस के सदस्य, सुनिए मेरी बात को। भाई सुन मेरी लीजिए, सुनिए एक बात। मिनट बैठ जाइए। ये- एक मिनट ये सुन नहीं रहे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुन लीजिए। ये मेरी आपसे विनती है कि जो लोग छूट गए, ये महत्वपूर्ण मामला है। हर पार्टी की अपनी अलग अलग अपनी पार्टी अलग अलग है। ये मामला यदि 10-15 मिनट में निपट जाएगा, मैं ये विनती करूंगा कि आप 2-2 मिनट सबको दे दीजिए, 2-2 मिनट, और ये मामला 10-15 मिनट में निकल जाएगा। और आपको एग्री करना चाहिए इस पे एग्री करना चाहिए कि सदन चलाना है। सदन क्यों नहीं चलाना चाहिए? बोलेंगे फिर बाद में बोलेंगे, इसके ऊपर सारा समाज चला जाएगा। अभी लोगों को बोला अभी दिया। फॉरेन मिनिस्टर भी स्टेटमेंट देना है। इनने भाई, पहले एक मिनट, 3-4 लोगों को बोला दिया। सर ऐसा करते हैं, जो बोलना है बोल लें, फिर होम मिनिस्टर के बयान के बाद कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, देखिए, वी वोंट डिपार्ट फ्रॉम लोगों बात प्रोसीजर। बोले। सुषमा जी बताइए। एक सुझाव देना चाह रही हूँ, जी। अगर आप स्वीकार करें तो। शून्य प्रहर में 2 विषय उठे प्रमुख रूप से, एक जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी की रिहाई का, और एक श्रीलंका में उनके प्रधानमंत्री के बयान का। जहाँ तक पहले विषय का ताल्लुक है, नेता सदन ने कहा, जिसको अभी दोहराया हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने, कि लोकसभा में बयान देने के बाद गृह मंत्री यहाँ आएंगे और उस पर बयान देंगे। जो दूसरा विषय उठा, उसके लिए मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि अगर हमारे सांसद साथी जो इस विषय पर भी बोलना चाहते हैं, दूसरे विषय पर, वो बोल लें, उसके बाद मैं जवाब दे दूं, क्योंकि वहाँ भी उनको ये हो सकता है कि हम बोलें, और उसके बाद गृह मंत्री आ जाएं तो पहले का जवाब दे दें, दोनों चीज़ें हो जाए। सुषमा जी, तो अगर आप चाहें तो मैं तुरंत जवाब दे दूं, और अगर आप चाहें कि उस पर भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो बोलने के बाद नहीं। जवाब दे दूं। सुषमा जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आर है, मेंबर्स के क्वेश्चंस हैं, किसी और के क्वेश्चंस नहीं है। लेट द क्वेश्चन आर फिनिश एंड देन वी विल टेक अप फर्स्टली अगर वैसा आप करना चाहें तो वैसा कर लें। नहीं, मैंने तो सांसदों की भावनाओं को देखते हुए कहा था, अगर सदन प्रश्नकाल चला ले, इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर प्रश्नकाल नहीं चल रहा और खामी का हम बहस में उलझ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि अगर दूसरा विषय आप लेना चाहें तो मैं हाजिर हूँ, मैं जवाब दे सकती हूँ। अगर उस पर भी कुछ और साथी बोलना चाहें, तब जवाब लेना चाहें तो वो बोल लें, मैं जवाब दे दूँ। और अगर प्रश्नकाल आप चला सकते हैं तो उस जैसी तो अच्छी कोई बात ही नहीं। सुषमा जी, you are well aware how hard all of us have worked to restore the question hour करिए, to its legitimate place. चलाइए। I would not like to disturb that. We've had an unprecedented kind of thing. Please, let's get on with question 106. 106, Mr. Achutan, yes. Mr. Narayanan, sorry. A statement is laid on the table of the House. He's coming. It's a matter of 50 minutes only. On, the government and the opposition have agreed that the Home Minister will come, he'll make the statement. The Leader of the House and now the External Affairs Minister have said so. He's coming. Until then, sir, because there would be, the moment he comes, we would prefer, and through you, sir, request that the moment the Home Minister finishes his statement there, the Home Minister should come to this House at once. After that, we will have our clarifications, and then as the External Affairs Minister has agreed, the other matter also, we all are of the same view, is equally serious, then we will listen to the External Affairs Minister after she has heard the members conveying their concerns and sentiments.
So until then, I feel, sir, that It if is the Home your Minister colleague's comes, question. in any case, it will get disrupted. Why should it get And what disrupted? Sharadji has said, 4 people have already spoken. Sir. 4 people have already spoken. होम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर लोकसभा में क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद माननीय होम मिनिस्टर वहां पर बयान दे रहे हैं। यहां पर प्रश्नकाल खत्म होने के बाद तत्काल वो बयान देंगे। अब इस चीज पर जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, आप it is धमकी दे रहे हैं कि it's a disturb simple होगा, ये matter. ठीक नहीं Tyagi है। ji, now please let the answer be given. ये अब तो ये बात और टल गई। नहीं टलेगी। ये बात और टल 1 गई बजे है। होगा statement। हमको ये पहले कहा गया था कि 12:30 बजे वो आएंगे, इसलिए मैंने निवेदन किया। देखिए ठीक करना है कि आपको तय हो करना सकता है वो चेयर को हो तय सकता करना है है। जो चेयर खबर हम जो तक भी कह पहुंची। देगी 12:30 बजे आ जाएंगे गृह मंत्री जी, उसके बाद चेयर को तय करना है कि किस समय वो देखिए, स्टेटमेंट देंगे। देखिए आप थोड़ी तय करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूं। हमारी शर्मा साहब। समझ जो बनी थी वो ये थी कि गृह मंत्री अभी उधर बयान दे रहे हैं और उसके बाद 12:30 बजे यहां आएंगे। ये किसने आपसे कहा था? सर जी, अब मैं एक चीज जरूर कहूंगा। मैंने ये कहा कि ये हमको संकेत मिला था। ये ठीक बात है कि सदन के अंदर ये बात नहीं हुई, इसलिए मैं उल्लेख नहीं कर सकता, पर ये हमको कहा गया जब अभी सदन एडजर्न था, तब ये बात पहुंची। हमने सबने आपस में सलाह करी, सब लोगों ने आपस में बात करी है। मेरा यही ये निवेदन है कि ये 1 बजे की बात ना करें। इसमें कुछ साथी जो छूट गए हैं वो अपनी बात कह लें, उसके बाद गृह मंत्री आए, हम उनको सुनेंगे, उसके बाद जो सदन की कार्रवाई दिन की है वो कार्रवाई चलेगी। शर्मा हमारा साहब, यही निवेदन था। त्यागी Sharma Saab, there is an established practice of seeking clarifications. So, let the questioner proceed. It's your colleagues' questions, and it's a matter of less than 50 minutes now, 45 minutes. The Minister of Home Affairs will come, make the statement, and we will have the clarifications, and then the second statement can also be made after that. Please, yes, go ahead. Has the answer been given? Supplementary, please. On the table of the House. Sir, it is mentioned that per capita consumption of electricity is now 957 units. My question is whether out of more than 30 crores of people who are not getting connection, has any new section been given connection? Chairman, sir, the country has not set any target in 2009, but in 2005, the National Electricity Policy did say that by 2012, every home in this country should have power. So we had talked of power for all, and we had talked of 1,000 units per capita in 2005. And erstwhile government had said that. Unfortunately, as of last year, we have only been able to achieve 957, which is already 2 years after 2012. And we believe there is no exact census data on it, but the general consensus is about 5 crore households are still without electricity. Sir, the earlier provisions of rural electrification provided that if 10% of the homes in a village receive electricity connection, they used to call it an electrified village. The new government under Prime Minister Modi has decided that we have to reach power to all the 5 crore households who are left behind. Now we are going ahead with the electrification of 20,000 villages which continue to remain unelectrified, and are, as the Honorable Finance Minister announced in the budget, by 2019 all these 20,000 villages will get electrified, and we are simultaneously doing the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana so that the rest of the homes in the already electrified villages also can start getting power. Thank you. Second question. See, this year you have mentioned, as you mentioned just now, 1,000 units per capita. When you try to achieve that from 957, how many more households out of these 5 crores
will be given connection. Because now simply increasing the consumption, we are leaving out the weaker sections. They are not getting connection. There has been the history so far. Whether there will be some appreciable change. A federal structure in which the actual connection to the household is given by the state utilities. The center had the erstwhile Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana, under which certain schemes were approved in the past. Those continue to be implemented. The new government has not disturbed any of the implementation of the earlier scheme. And the estimated number of households which should get electrified out of those earlier projects which are going on is about between 80 lakhs and 1 crore. Shri Ashok Ganguly. Chairman, through you, first of all, I wish to compliment the Minister for the Energy that he is putting into improving the energy situation of the nation. I want to ask a question which is related to the rapid growth of availability of power, the challenges that are being faced by our neighbor China because of the use of coal, which will go up in gallops, and the Environment Minister is sitting here as well. What steps are you going to take in order to avoid the same mistakes that have been made by China? While I totally, completely agree with you and hope you will continue with the energy with which you are trying to fulfill the energy needs of this country. Thank you very much. The Honourable Member has very rightly pointed out the problems that climate change bring to any nation. The Honourable Prime Minister is on record that for him environment protection is an article of faith, and it is not any pressure, or it's not that what the Honourable Environment Minister does in Peru or in Paris. It's truly something this government is committed to bring down the impact of effluents and damage to the environment caused by very rapid increase in coal-based power production. Therefore, this government has reset the renewable energy agenda, whereas the earlier solar mission had talked of 20,000 megawatt by 2022. We have rewritten the plans to make it 100,000 megawatt, 1 lakh megawatt of solar power, which we plan to set up by 2022. Apart from that, wind energy is proposed to be made 60,000 megawatt, hydro-based, small hydro-based, about 5,000 megawatt, and biomass and other non-conventional sources 10,000. Total 1,75,000 megawatt will be the largest program any country in the world has embarked on to encourage renewable energy, to show to the world our consciousness towards a clean planet and our responsibility to leave behind a better planet for the future generations. Thank you. Having said that, I would just like to mention, between June and January this year, the power production has increased by 11%, which by itself is a record of several years. I would also like to mention that coal is something we cannot wish away. After all, the people of India are urging for cheap power, low-cost power. Even today, India is only consuming 0.5 metric ton of coal per capita, something which the United States was consuming in the 1860s, 150 years ago. They have used these years to bring about development of their highways, their ports, their airports, to give housing for all, massive industrialization. Today these countries are developed and they are using 10,000, 14,000 units per capita. Honorable Member has rightly said we are not even at 1,000 units per capita. Therefore, we cannot wish away the requirement of coal. We'll have to depend on coal to give low-cost power. But we are planning to balance the development of various sectors, and the renewable energy, which is currently 6% of the total energy mix of India, we are trying to increase to 15% on twice the base. So 1 trillion units will become 2 trillion units production, and 60 billion renewable will become 300 billion. So Thank you. 5 times. Thank yes, you. One small point is asked. In terms of green coal, we are looking at supercritical technologies
to get better quality, better efficiency in the coal plants. Thank you. Already BHEL has developed some good technology. Thank you, Shri Rapolo. Now we are in the post-Rajiv Gandhi rural electrification era. And it has been rightly observed that the per capita consumption of electricity in India when compared with several nations is very less. But keeping the vastness and the largeness of the population of our country and with the focus of renewable energy, is the union government contemplating to look towards the promotion of household electricity generation through renewable sources, and are they going to promote and encourage the household electricity generation besides utilization of the LED with a special encouragement program? Thank you, sir. Thank you. Thank you. The honorable member has very rightly said we are in the post Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana, which still left 5 crore people without electricity. We are now in the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, which will actually give power to all the people of India. Sir, the per capita consumption is less, but we are looking to expand the renewable sources through household generation, and we have a sub-limit of 40,000 megawatt through rooftop solar, which the government is going to actively encourage. Schemes are being formulated to get all the government offices with solar rooftops, and we'll ramp it up rapidly in all the new buildings that come up. The LED program has taken off very successfully. Nearly 100 cities have already come on board to replace all street lights with LED. We are looking that in the next 3 years, not only the street lights, but every home will also have LED lights, which will reduce the peak load demand during the peak hours by nearly 10,000 megawatt, and therefore also help to bring down the carbon emissions and the climate effect. Thank you, Shri Badnor. Sir, the minister admitted that it was in 2005 that the policy of the ministry was to have power for all by 2012, and we have not been able to achieve that. Is it not a fact that the reason for not getting to this levels was that the ultra mega power projects, which was much trumpeted, which was one of the flagship scheme of the ministry, did not take off, and we hardly got anything. If it had taken off, it would have been 10 to 12 ultra mega projects of 4 to 5,000 megawatt each, would have given us about 60,000 megawatts, but it has not taken off, and the reasons for that. Thank you. Thank you. Honorable member has very rightly said the ultra mega power projects had tremendous potential. There was plans to do 10 or 12. Sadly, we could only do in the past 4 units, of which only 2 have come into production. 2 are still doddering along the line. There was some bidding out for 2 more projects which had started before this government came in. But again, that was that had to be aborted because all the bidders left the bidding process claiming that the projects were not bankable. I am extremely happy to inform the Honorable House that the Finance Minister in his budget speech has made an announcement that we shall now be bidding out 5 new UMPPs on the plug and play model, where we will bring out projects with all the necessary clearances to speed up the execution of these UMPPs. We already have an expert committee looking at the bankability of the agreements to make them more robust, to make them more acceptable and invite competition in the sector. Thank you. Question 107. Sir, question 107. Statement is laid on the table of the House. थैंक यू चेयरमैन साहब। मोहतरमा वजीर साहिबा ने अपने जवाब में बड़ी तफसील से ग्रुप डायरेक्टर की रिपोर्ट और दीगर ऑफिशियल्स की जो रिपोर्ट थी उनकी टेक्निकल रिपोर्ट की उन्होंने इसमें तस्करा किया, लेकिन मैं वजीर मौसूफा से जानना चाहता हूं कि मरकजी सरकार ने एक अनिल काकोडकर की चेयरमैनशिप ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
एनआईटी के मामले के अंदर देश में जिस हालात से नई टेक्नोलॉजी नए उससे इंटरनेशनल मार्केट को और इंटरनेशनल उसके अंदर हिंदुस्तान एक नया कदम के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं वजीर मौसूफ से जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट की क्या रिपोर्ट है और उसकी क्या इम्प्लीमेंट करने की सरकार कोशिश कर रही है। थैंक यू। मैं आदरणीय सांसद जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उल्लेख उन्होंने अपने प्रश्न में किया है, उस विजिटर कॉन्फ्रेंस में स्वयं डॉक्टर अनिल काकोदकर हाजिर थे, जिसमें एनआईटीज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के माध्यम से टेक्निकल फैकल्टी को बेहतर करने में, इंटरनेशनल एमओयूज़ के माध्यम से कैसे स्टूडेंट्स को उनके नए आयाम जो है नॉलेज के उसमें कैसे इजाफा किया जा सकता है उस विषय में, और विद इन द एनआईटी सिस्टम हम कैसे अपनी फैकल्टी को बेहतर कर सकते हैं इस विषय में कई अनिल काकोडकर जी की कमेटी ने ध्यान आकर्षित किया था। स्टैंडिंग कमेटी जो है एनआईटी की काउंसिल की, उसके सुपुर्द ये बात की गई है कि कैसे इन सभी पॉइंट्स को एक्शनेबल हर एनआईटी के लिए किया जाए, इसकी जिम्मेदारी स्टैंडिंग काउंसिल को दी गई है, स्टैंडिंग कमेटी को दी गई है, और स्टैंडिंग कमेटी अगली काउंसिल ऑफ एनआईटी में अपनी रिपोर्ट को देगी। दूसरा सवाल। तेलंगाना स्टेट के अंदर वरंगल एक बहुत ही अहम ज़िला है, उसके अंदर एक एनआईटी है और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड से काम कर रहा है। तो मैं ये वज़ीर मौसूफ से जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड की उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए कर रही है, ये वज़ीर मौसूफ बताने की कोशिश करेंगी। अगर मेंबर स्पेसिफिक्स बताएं कि किस क्वालिटी में उन्हें इजाफा करना है या कहाँ पे वो चैलेंज देखते हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगी कि उस प्रिसाइज विषय पर हम एनआईटी वारंगल के साथ ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू। श्री बाल गोपाल। Giving some details about the existing position of the NITs, about the quality. But sir, many of the NITs, even now, they have guest faculty, contract teachers, and if the faculty is not properly paid and vacancies are not filled, how the quality can be ensured? And connecting to that, AICT scale for the teachers in thousands of engineering colleges in the country is not assured. It is not given. Generally, they are not giving. So, what the government is trying to make proper payment, even in the NITs, proper appointments with the proper salary. That is very important for the quality. Guest and contract I am specifically saying. So, what you are going to do? Trust on ensuring that faculty positions which are lying vacant are immediately filled up. Just to give a comparative, in the year August 2013 to July 2014, the faculty position was around 3,533. But in August 2014 to December 2014, it rose to 4,659. Our continuous effort is to ensure that no faculty position is left vacant. We have also ensured that NITs can go out and seek and hire adjunct faculty as in industry experts from R&D labs and institutes from across the country, so that this challenge vis-a-vis filling of faculty positions can be met. But let me also say here that our teachers within the NIT systems are paid very handsomely. श्री तरुण विजय। मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि एनआईटी और इसी प्रकार की अन्य तकनीकी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उन्होंने देश में एक बहुत अच्छा संजाल बिछाने का संकल्प भी व्यक्त किया है और वो जारी भी है। लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय ये बताएं कि विशेष रूप से जो उत्तर पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, जिनमें मणिपुर जैसा क्षेत्र है जो बहुत अधिक आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियों से ग्रस्त है, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश है, और वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ इस प्रकार की तकनीकी शिक्षा की क्या योजनाएं हैं ताकि वहाँ के नौजवानों को अपना क्षेत्र छोड़कर शेष देश के अन्य क्षेत्रों में आने की मजबूरी ना हो। चूंकि ये प्रश्न एनआईटी से संबंधित है, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जितने भी हमारी एनआईटीज़ हैं, हमने विशेष ध्यान ये दिया है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल एमओयू करना चाहते हैं ताकि किसी न्यू नॉलेज को वो इंट्रोड्यूस कर सके अपने सिस्टम्स में, तो हमने विशेष उनसे आग्रह किया है कि एमएचआरडी उनके लिए विशेष प्रबंधन करेगी। तरुण विजय जी का उल्लेख ये कि विशेष पूर्वोत्तर के राज्यों के छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है, तो मुझे कहते हुए बहुत खुशी है सर कि ईशान विकास करके
के कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी टेक्निकल एजुकेशन के हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से लगभग 2000 छात्रों को भारत सरकार के खर्चे पर अलॉन्ग विद फैकल्टी हम देश भर के उच्च शिक्षा के कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में ले गए, ताकि आगे चल के उनके जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो किन किन प्रोफेशंस में जा सकते हैं उसका परिचय हमने उनको कराया। हमारी कोशिश ये भी है कि पूर्वोत्तर के इन छात्रों के लिए ईशान उदय के नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें 10,000 छात्रों के लिए अंडर ग्रेजुएशंस के लिए स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। श्री मोतीलाल वोरा। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2013 में कुलाधिपतियों की कॉन्फ्रेंस हुई और 2014 में माननीय मंत्री जी ने बैठक बुलाई। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बैठक हुई, बैठकों में आपने निर्णय लिया और बैठकों में निर्णय लेने के बाद में उसका क्रियान्वयन कितना हुआ, क्योंकि स्टेप्स हैव बीन टेकन। माननीय सभापति जी उन्होंने कहा है समूह ने अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सुझावों की सिफारिशें की। ये सिफारिशें तो की, लेकिन आपकी अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक जो सिफारिशें हुई हैं उस पर कितनी कार्रवाई हुई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। थैंक यू। 3 विषयों पर मैं आदरणीय सांसद का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। इन्होंने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हमारे गोल्स की बात की है। जब मैंने फैकल्टी इन पोजीशन की बात की, इजाफा किस प्रकार से हुआ उसका उल्लेख मैंने एक माननीय सांसद के जवाब में दिया है। एक और परिचय कि हमने कैसे बेहतर किया है स्टूडेंट स्ट्रेंथ को। 2013 में स्टूडेंट स्ट्रेंथ था 75,719। 2014 दिसंबर में अब स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ के 84,441 हो गया है। पीएचडी के इनरोलमेंट्स में इजाफा हुआ है। 2013 में 5,240 के लगभग पीएचडीज थी। इस वक्त 2014 दिसंबर में लगभग 6,130 से ज़्यादा पीएचडी एनरोलमेंट्स हो चुकी हैं। हमने ये भी कहा है एनआईटीज़ में कि टॉप 15% के हमारे जो छात्र हैं एनआईटी के, उनको हम लोग प्रोत्साहित करें ताकि वो एनआईटी सिस्टम में ही प्रोफेसर्स और फैकल्टी बनकर लौटें। हमने कॉग्निसेंस लिया है जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रत्येक एनआईटी में चैलेंज है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की चैलेंज को टाइम बाउंड फैशन में कैसे हम लोग एड्रेस करें। हमने साथ ही ये भी एक कोशिश की है कि एनआईटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग टेकवे प्रोग्राम के अंतर्गत आईआईटी के प्रोफेसर्स करें। इम्प्रूवमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आई एम श्योर Mr. Vora's experience has given him that impression also. So we are in a continuous process of improving our institutions. Thank you. Question 108. Thank you, sir. Sir, as part of the replay and an annexure is given with details of developers of some projects, but one name is missing in the details is DA Toll Road Private Limited, which is part of Reliance Infra. So Reliance Infra has formed a special purpose vehicle in the name of DA Toll Road Private Limited for 6 laning of Delhi-Agra highway in 2010 and began collecting toll from October 16, 2012. By the end of concessionaire had collected toll amounting to rupees 120 crore and utilized an amount of rupees 78.32 crore in investment in liquid funds. So my question is, what are the reasons for NHAI giving undue benefits to Reliance Infra for 6 laning of national highway and also for other companies by deleting an important clause withholding the toll collection in case of failure in achieve milestones in the concession agreement? सम्मानीय सभापति महोदय, ये सीएजी ने जो ऑब्जेक्शन इस पर निकाला गया था वो सही है। 2005 में जो मॉडल एग्रीमेंट होता था उसमें ये त्रुटि रही है कि टोल जो है उसके ऊपर जो ट्रैफिक काउंट होता था उसमें पूरे ट्रैफिक के बजाय टोलेबल ट्रैफिक पर ही केवल काउंट किया गया था।
2005 के इस एग्रीमेंट में बाद में ध्यान में यह आया कि पूरा काम करने के पहले ही सीओडी मिल रहा था। इसमें कुछ त्रुटियां थी। 2011 में मिनिस्ट्री ने इसमें गाइडलाइंस इशू की है। अब मॉडल एग्रीमेंट के लिए भी हमने उसमें सुधार किया है। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की गई थी, उनका रिपोर्ट आया है और 1 महीने के अंदर नया मॉडल एग्रीमेंट हम लोग लाएंगे जिसमें इस त्रुटियों को निकाला गया है। दूसरी ओर NHAI में भी इस प्रकार के जो सिस्टम थी इसको सुधारने के लिए हमने फिर से एक बार जो NHAI के सबसे पहले अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में एक नई कमेटी अपॉइंट की है और उसमें जो फॉर्मर चेयरमैन थे दीपक दास गुप्ता और मिनिस्ट्री के एडवाइजर RC सिन्हा, इन दोनों को कहा गया है कि इसमें जिस प्रकार के प्रॉब्लम्स है, लैकुनाज है, उसको सुधार करके नए सिस्टम में उस प्रकार की सुधार किया जाए। पर ये पुराने जगह पर जब ये एग्रीमेंट हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी पुराने सरकार ने एग्रीमेंट करने के कारण वो हमारे ऊपर भी बंधन का रखा है और आपने जो कहा वो बातें उसमें से जो थोड़ी सी रेगुलेटरी आती है, इसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं है, पर जो CAG ने ऑब्जेक्शन लिया है उसने मिनिस्ट्री ने मान्य किया है और उसको आगे के लिए हम फ्यूचर में इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन Sir, sorry, actually I didn't get the reply to my question. It was specific question, and my second question is connected with the first question regarding the investment in liquid funds by TA Toll Road Private Limited. So as per the concession agreement clause, the toll collector from the day of default to achieve the milestone should be withheld in an escrow account, and transfer of funds from such account should only be used for project related works. So whether any clause of the agreement signed with NHAI and lenders allows the concessionaire to collect toll without achieving the milestone and utilize the same for its ancillary objects rather than focusing of project construction, because they are investing in as liquid funds. Thank you. My question is very specific on that issue. सम्माननीय सदस्य महोदय ने जो कहा है उस कंपनी के बारे में आफ्टर CAG के ऑब्जर्वेशन के बाद वो टोल रिकवर्ड किया गया है और वो अभी एक्स्ट्रा अकाउंट में रखा गया है। जहाँ तक आपने जो बात कही है उसमें सच्चाई है, क्योंकि बेसिक जो मॉडल एग्रीमेंट था उसमें रोड 100% काम पूरा होने के बाद टोल शुरू होने के बजाय पहले ही 75% काम पूरा होने के बाद COD मिलता था। इसमें प्रॉब्लम ये आया कि लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फिर रेलवे ओवरब्रिज उसके क्लियरेंस नहीं 2-2, 3-3 साल नहीं होते थे। फिर इसलिए इसके कारण फिर उसको COD के लिए वो पार्ट अलग करके उसको COD दिया जाता था। इसमें कुछ लैकुनास थे। अब हमने ये निर्णय किया है कि 80% लैंड एक्विजिशन क्लियर किए बिना हम लोग वर्क ऑर्डर नहीं देंगे। तो पुराने अनुभव से इसमें कुछ सुधार किया है, पर पुराने सरकार ने जो गलत भी हो, जो भी एग्रीमेंट किया है उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर है। अगर हम उसको थोड़ा सर आई एम टेलिंग यू सर, आई एम एक्सेप्ट इट, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। और इसलिए पुराने समय जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें थोड़ा भी डिविएशन करते हैं तो उसके कॉम्पेंसेशन हमको उनको देना पड़ेगा। इसलिए भविष्य के लिए आपने कही हुई बातों के लिए हमने सुधार किया है और आपने जिस केस का उल्लेख किया है वहाँ CAG के इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन के बाद वो जो टोल था वो एस्क्रो अकाउंट में डालने के लिए कहा है और उससे अलग किया गया है। श्री गोयल। सर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि हाईवे का जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तब उसकी एक लिमिटेड अवधि पूरी करने के लिए उनको अवधि दी जाती है, डेट दी जाती है। उसी डेट के दरमियान भी उनका काम नहीं होता है तो क्या डिपार्टमेंट उसको पेनल्टाइज करती है? और उसी रोड पे अगर काम अभी भी चालू है, कामगिरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो वहां उसको टोल लेने की मंजूरी दी जाती है? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि निश्चित कालावधि के समय काम पूरा नहीं होता और 95% काम पूरा नहीं होता। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा सरकार जिम्मेदार है। हम लोग वर्क ऑर्डर दे देते, फॉरेस्ट एनवायरमेंट वाले 3-3 साल 4-4 साल उसको अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एक्विजिशन करनी पड़ती है, लैंड एक्विजिशन नहीं होती, काम बंद पड़ जाता है। रेलवे ओवरब्रिज के 3-3 साल उसके ऊपर क्लियरेंसेस नहीं मिलते थे। पर हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को निकाला। काफ़ी बड़े प्रमाण पर रेलवे एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रॉब्लम अब सॉल्व हुए हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट स्टकअप हुए थे 80 प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइंड हुए हैं, 40 प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए हैं।
और लगभग ऐसे प्रोजेक्ट जो थे जिसमें हम लोग मार्क नहीं निकाल सकते, 26 प्रोजेक्ट के लिए क्या निर्णय करना है, इसके लिए हमने कैबिनेट के लिए मार्गदर्शन के लिए नोट को भी आगे भेजा है। मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत से बार जो गलतियां हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्टर की अगर होती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी क्लॉज है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और इसलिए आज हमने ये सिस्टम को ही बदलने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि मॉडल एग्रीमेंट भी हम बदल रहे हैं, निर्णय करने के बारे में जो सिस्टम थी पॉलिसी उसमें भी सुधार लाया है, और इसके साथ साथ 80% लैंड एक्विजिशन हुए बिना हम कोई प्रोजेक्ट के लिए वर्क ऑर्डर नहीं देंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। तो भविष्य में ये प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं। अब पुराने समय के जो अड़चने थी उसको सुधारने की हमारी पॉजिटिव कोशिश है। लगभग 85 to 90% प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, और ये मुझे बताते हुए ये आपको ये जानकारी खुशी हो रही है कि करीब 3,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टकअप हुए थे, और आज हमने लगभग काफ़ी स्ट्रीमलाइन किए हैं, काफ़ी क्लियरेंसेस मिले हैं। फिर भी उसके कारण ब्याज बढ़ा है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ी है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर चले गए हैं, कुछ जगह गोल्डन शेक हैंड करके टर्मिनेशन किया गया है, और लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस भी फास्ट की गई है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको हमने आगे ले जाने की कोशिश की है। और हमारा एवरेज अभी 11 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है, और मार्च एंड तक 15 किलोमीटर तक जाएगा। और अभी इस साल का 8,000 किलोमीटर का वर्क ऑर्डर हमने नए दे दिए है। लगभग मार्च के तक मेरा विश्वास है कि हम 15 किलोमीटर पर डे रिकॉर्ड तक चले जाएंगे, और 2 साल के अंदर 30 किलोमीटर पर डे ये टारगेट पूरा करने का हमने संकल्प किया है। श्री हुसैन दलवाई प्लीज। मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिया है उसमें ये लिखा है कि लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह वगैरह, ये सारा होने के बावजूद भी फॉरेस्ट का जहां तक सवाल था वो कर्नाला का था। मैं मुंबई गोवा रोड के बारे में बोल रहा हूँ। पहली फेज जो है वो आगे वो 10 किलोमीटर का रोड छोड़ के बाकी का रोड वैसा ही वैसा रहा है, आधा आधा काम हुआ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपने इस हाउस में भी कबूल किया है। वो काम के बारे में क्या होने वाला है, क्योंकि 3 साल वो काम वैसा ही पड़ा हुआ है, आधा काम छोड़ के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। गीते जी यहाँ बैठे हुए वो भी गर्दन हिला के बोलते बराबर बोल रहे हैं। तो आप इसके बारे में जल्दी से जल्दी कुछ करके हमारे कोकण के लोगों को राहत देने का काम करेंगे क्या? थैंक यू सर। सम्मान्य सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो बहुत महत्वपूर्ण और सही है, और मैं 15 ब्रिजेस मुंबई गोवा रोड पर काम शुरू हो गया है। 4 लेन कंक्रीट रोड बनाने के बारे में हमने मुंबई टू गोवा हाईवे बनाने का निर्णय किया, उसका काम शुरू हुआ है। पर मैं सदन के सम्मान्य सदस्यों के विचार के लिए एक विषय रखना चाहता हूं। इस रोड पर देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, रोज लोग मरते हैं, और इतने लोग मर रहे हैं कि जो उनके भावना व्यक्त की उससे मैं भी संवेदनशीलता के साथ सहमत हूं। मैं बार बार सम्माननीय फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाता हूं, और एक छोटा सा करमाड़ा करके एक है, वहां हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में भी काम करने के लिए 5 साल हुए, हमको कोई अनुमति नहीं मिलती है, हमको अनेक प्रकार की अड़चने आती है। मैं आप सब सदन के लोगों को एक बार आह्वान करना चाहता हूं कि ये रोड पर लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट एनवायरमेंट के क्लियरेंस के बारे में 5-5 साल नहीं मिलते हैं। हमको इन्वायरमेंट भी चाहिए, इकोलॉजी भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, और रोड भी चाहिए। और इस प्रकार के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे तो जो सवाल आपने खड़ा किया है उसके ऊपर जावड़ेकर जी के साथ 2 बार मेरी मीटिंग हुई है, और मुझे लगता है कि जावड़ेकर जी इस पर मार्ग निकालकर जल्दी ही निर्णय करेंगे, और आपका जो 10 किलोमीटर का ट्रैक है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारे तरफ से पूरी तैयारी है, केवल हम फॉरेस्ट एनवायरमेंट प्लीज नहीं बैठ जाइए। उसके बाद की चिंता मत करिए, उसके बाद का पूरा काम आपको जो समय मैंने कहा उसमें पूरा होगा, उसमें कोई अड़चन नहीं। थैंक यू। श्री पवन कुमार वर्मा। Short, I would like to, through you, ask the minister, does the government have any independent monitoring mechanism on the amount collected for tolls? The toll is a burden on the user of the roads. The whole model agreement is based on what the private concessionaire earns. Do you have an independent monitoring system, transparently and accurately accountable for toll collection? Yes, very good. Sanmanya Adhyaksh Mahoday, if you want good services, you have to pay for it. हम लोग टोल की खुशी से नहीं ले रहे हैं। सरकार के पास रोड बनाने के लिए उतना बजट नहीं है, और इसलिए पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो ब्याज और इंटरेस्ट के साथ उसको टोल लेना ही है। पर सम्मान्य सदस्यों की जो भावना मैं बता रहा हूं आपको,
जो टोल NHAI में कलेक्ट होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी से होता है, उसके बारे में पूरी तरह से सभी हिसाब है, उसका CAG के द्वारा ऑडिट होता है और इस प्रकार की कोई उसमें ऐसी कोई रेगुलेटरीज नहीं है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो टोल बर्डन है, ये जो सामान्य लोगों के ऊपर जो आ रहा है, विशेष रूप से कार ओनर्स पर आ रहा है, पैसेंजर बस पर आ रहा है, क्या इसको कम करके इसमें कोई नया सोल्यूशन निकल सकता है क्या, इसके बारे में हमारे डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद लगभग उसका रिपोर्ट पूरा हुआ है, हम लोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद कुछ रिलीफ दे सकते क्या, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। क्वेश्चन 109। Sir, 109, sir. You seek the clarification from the Honorable Minister subsequently. Let question 109 be answered. 109. Yes. Table of the House. Thank you. Supplementary, Sir, please. I'm sure the Minister will agree with me that these peak hour deficit numbers that he is quoting in his answer are very misleading, because power demands in the state have been attenuated and constrained over several decades because of shortages and lack of electrification. So having made that point, sir, let me just draw his attention to the main question I asked, and I think he hasn't really understood the question. There are 165,000 megawatts of power being generated in the government state sector. The minister and the government have spoken about $250 billion of investment coming into the power sector. The state sector is today, sir, operating at very low plant factors, very high pilferages, losses, and are suffering from want of funds for modernization. I would like the minister to explain, of the $250 billion that are being planned for the power sector, how much is being planned for modernizing the state electricity generating and transmission infrastructure, and what will be the model followed for this, sir? Thank you very much. Mr. Chairman, I'd like to inform the Honourable Member through you, sir, that the state sector was the only sector which was producing power for several years. And in the past, until 2003, when the Electricity Act was newly introduced, almost 98% of the states, the production was through the states. Now it is only after 2003 that the private sector has come into this field. He has very rightly pointed out that we still have plants which are 40 years, 50 years, 60 years old. A plant in Jharkhand during the election I saw is working at 10% capacity in a place called Patratu. Therefore, this government, one of the first steps we took after taking charge of government was to announce a scheme to allow all the old plants which are more than 25 years old, relatively very inefficient, to replace with modern supercritical and efficient plants, even if it is of a higher capacity. To illustrate, if a plant is of 200 or 300 megawatt, we are willing to allow them to replace it with a 660 supercritical plant, which is both energy efficient, output is better, and coal environment is also not damaged. As regards the investment in that, obviously the states are constrained for investment. The whole House knows, and this is the Council of States, all the states are constrained for lack of available capital. Therefore, the government is encouraging the states to look at public-private partnership wherever they desire. We are going to allow that to expand more. We are also offering the services of NTPC, which is a central government undertaking, to partner with the states wherever they have such plans for modernization or replacement. Some of the states like Rajasthan and Andhra Pradesh and Telangana have already come forward with their plans. Any other state is also welcome to talk to us. Thank you. Second question. Sir, I want to press this first question further, sir. In the $250 billion that the government is planning to raise or attract for the power sector, could the minister kindly clarify what is his target in terms of funds that will be made available, or to target the state electricity boards, both generating and transmission infrastructure, sir? The $250 billion is a target that was set in the 12th plan about 3 years ago. And broadly, what we are envisaging going forward in the next 4 or 5 years is about $100 billion in renewable energy
about $50 billion in the transmission and distribution sector, about $60 to $70 billion for power generation, about $5 to $6 billion for energy efficiency, and about $25 billion for replacement and modernization of these old plants. Obviously, this kind of money is not going to come from the government. The central government has launched two new schemes, the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and the Integrated Power Development Scheme, both of which envisage an investment of nearly $18 to $20 billion, of which there will be a central assistance from the Government of India to the tune of about $8 or $10 billion. Apart from that, we are also going in for a massive transmission network across the country so that we can seamlessly move power wherever there is power deficiency. We are looking at ambitious targets on renewable energy so that our consciousness towards environment is respected, and simultaneously, as I mentioned earlier, the replacement of old and inefficient plants will envisage about $20 to $25 billion, which will come either through public-private partnership or through partnerships with PSUs like NTPC. Thank you. Shri Bhupinder Singh. Thank you, Chairman, sir. The Minister in his reply, sir, has mentioned that the central government supplement the efforts of states through various schemes to improve the distribution and infrastructure's position and between the gap between the generation and distribution, that loss through Deen Dayal Gram Jyoti Yojana. How are you going to supplement the states, the Government of India, how are you going to supplement the state through this scheme, and how are you going to decide which states will get how much in this? I would like to know from the Minister, sir, in detail. Mr. Chairman, sir, the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana has been conceptualized to meet the goal of power for all, to reach every household with power, to ensure that we can take the last mile connectivity to every home. Towards that end, this is a scheme which we expect to be concluded by 2019, and by 2019, the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana will be spending about 43,033 crore, including a budgetary support of 33,453 crore from the Government of India to take the last mile connectivity to every home. Obviously, the larger component will be spent in the backward regions, the states where power has not reached to the last man. There is no defined allocation to each state, but there is a very well defined criteria based on which the states, for example, which don't have segregation of feeders, we believe Gujarat experiment on segregating agricultural feeder from the rest of the distribution network has been a great success. It has actually enabled the state utilities to ensure adequate power for the farmers, which is the priority of this government, to ensure adequate power to the farmers. One of the principal elements of Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana is to support states which don't have segregation of feeders to have different feeder lines for the farmers, dedicated feeder lines, and support the farmers to increase their productivity. Thank you. Shri Prabhakar Kore. Minister informed about the coal base, and particularly there is so many old projects, more than 100 years, like hydro projects. Whether government is to plan the modernization of this hydraulic power also, particularly in Karnataka, more than 150 years old hydropowers are running. So whether the government of India is supporting and for the modernization. Yes, sir. There are a number of projects in the hydro sector which have already been taken up for renovation and modernization. I have a whole list here which gives elaborate details of every project, particularly the older ones. We are also trying to repower the turbines with more efficient and better quality turbines. It is a continuous process. Several times the central government gives plan assistance to these projects in their efforts to renovate and modernize.
every state puts up their proposals, but it will have to be a joint effort of the center and states. The central government keeps giving this kind of a support from time to time. Shri Naresh Gujral. Sir, in his reply, the Honourable Minister has stated that the state power utilities lost almost about 69,000 crores till 2012-13. Sir, my specific question is that which have been the best performing states which have curtailed the distribution and theft losses, and is there any scheme of the Government of India which rewards them so that other states are incentivized to also improve their performance? Thank you very much. Through you, Mr. Chairman, I'd like to thank the Honourable Member, because it's a very, very good question which really we all need to take back to our states. I'm very delighted to inform the Honourable Member that states like Kerala have the lowest losses, 9.13%, and the second is Himachal Pradesh, which has 9.53%. There are several other very well performing states. Andhra Pradesh is 13.63%, Goa is 14.14%, we have Punjab at 17.66%. So we have a different performance by different states. At the same time, Eastern India is a matter of grave concern. We have Bihar, which is at 54.63% losses in TND, AT&C losses. Odisha has 42.94% loss, Jharkhand 47.49%, Sikkim 53.51%, West Bengal 34.43%. Having said that, there was an erstwhile scheme, RAPDRP, which tried to encourage states to try and bring down their losses. Sadly, the monitoring was not adequate, and I don't think it has had the desired impact. What this government, sir, is trying to do, the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and the Integrated Power Development Scheme, we have kept a certain component of loan which will be converted to a grant should the states meet the targets that we set for bringing down the AT&C losses. I would urge all the states to take this up in right earnest. You will significantly benefit from central government grants as you meet the targets, and ultimately this will help you to reach power to every home, keep power costs affordable, because for every unit that is lost in AT&C losses, it is the honest man who pays for the dishonesty of the system. Thank you. Question 110. Thank you. स्टेटमेंट पटल पे रख दिया गया। सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए फ्री एजुकेशन की योजना सरकार ने चलाई, वजीफा भी साथ में दिया गया। उस सब के बावजूद भी जो साक्षरता का प्रतिशत है वो केवल 66.7% है। हम सभापति जी आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि कृपया मंत्री जी ये बताने की कृपा करें कि दलितों का, खासतौर से शेड्यूल कास्ट का साक्षरता में 100% कब तक साक्षरता हासिल कर लेंगे, इसमें सरकार की क्या योजना है? थैंक यू। महोदय, हम देश भर में जो पिछड़े हुए इस दृष्टि से जिले हैं उनके लिए अलग से साक्षर भारत नाम से योजना चलाते हैं, और इसमें 410 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 50% महिलाओं की साक्षरता दर जहां उससे कम है, हम उन जिलों को और LWE जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको शामिल करके साक्षरता भारत योजना चलाते हैं। साक्षर प्लीज 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 तक कर देंगे। आप सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए महोदय। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी हम लिटरेसी बढ़ाने का कार्यक्रम चलाते हैं, और इसके लिए 80% जो भी इलिटरेट लोग हैं उनका परसेंटेज घटाना और लिटरेसी रेट बढ़ाना, इसके लिए 2017 तक 80% लिटरेसी रेट को करने की हमारी योजना है, जिसे हमने तय किया है। सभापति जी, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं आया। सभापति जी,
परसेंट देश भर के सभी नागरिकों को हम शिक्षित करेंगे तो शेड्यूल कास्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे महोदय। नहीं भाई सभापति जी आप दूसरा सवाल पूछिए अपना। कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। हम दूसरा सवाल महोदय ये पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सॉरी मायावती जी, प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स। बारे में पूछा है माननीय मंत्री जी उसका जवाब देखिए, अगर जवाब उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने जनरल जवाब दिया है, मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। मंत्री जी को तैयारी करके आना चाहिए, बिना तैयारी के जवाब दे रहे हैं। देखिए, अगर 1 मिनट प्लीज, आप तैयारी करके आओ, आपसे पूछा जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। शुल्कास्ट के बारे में मायावती जी, आप जनरल जवाब दे रहे हैं। देखिए, अगर सवाल हम आपका सपोर्ट चाहते हैं जी, आप मंत्री जी को कहें कि वो तैयारी करके आए और दोबारा से इसका जवाब दें। जवाब इनका संतोषजनक नहीं है। Thank you very much. Honorable members, we have 2 statements to be made by the government. One, yes. Sir, I would like to submit that by convention, the members of this House, honorable members of this House are entitled for clarifications on the statement, and which is generally a very time-consuming thing. And since it's already 1 o'clock, which is almost for the lunch time, I would like to request that instead of 1 o'clock, can we have these statements at 2 o'clock so that we can also have the clarifications? Just 1 minute. Is the House in agreement on this? Then we'll have these at 2 o'clock. House is adjourned till 2 o'clock. Thank you.